अगर आपको थ्रिलर और मिस्ट्री प्लॉट पसंद आते हैं तो आज की ये कहानी आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध कर रखने वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम बात करने वाले हैं इरेस्ड की, जिसका ओरिजिनल नेम जापानीज में बोकुदाके गा इनाई माची है। तो चलिए शुरू करते हैं इरेस्ड एपिसोड 1 की कहानी। कहानी की शुरुआत एक क्रेडिटलेस ओपनिंग के साथ होती है। सीरीज सीधे अपने कहानी में जंप करती है, जैसे क्रिएटर्स चाहते हो कि पहला एपिसोड का हर सेकेंड सस्पेंस और मिस्ट्री बिल्ड करने लगे। ओपनिंग सॉन्ग हमें एपिसोड के एंड में सुनने को मिलता है, लेकिन विजुअल्स को जानबूझकर होल्ड करके रखा गया है। सबसे पहले हम मिलते हैं 29 इयर्स के सातोरू फुजिनुमा से। बाहर से देखो तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान लगता है, एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट जो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही पिज्जा डिलीवरी करके अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन उसके लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट इंसान है, उसकी कोवर्कर आयरी काटागिरी। आयरी एनर्जेटिक है, मॉडर्न जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है और सातोरू से काफी छोटी है। दोनों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन दिखाया जाता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज और जनरेशन गैप भी उतनी ही क्लियरली नजर आती है। सातोरू कई बार आयरी के बोलने के स्टाइल और उसकी सोच को प्रॉपरली समझ नहीं पाता। ये छोटे मोमेंट्स उनके रिलेशनशिप को रियलिस्टिक बना देते हैं और साथ ही सातोरू की सोशल डिस्कनेक्टेड पर्सनालिटी को भी इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन एपिसोड का असली फोकस रोमांस नहीं है। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद हमें पता चल जाता है कि हम एक नॉर्मल स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे नहीं देख रहे हैं। सातोरू के पास एक मिस्टीरियस एबिलिटी है जिसे वो रिवाइवल कहता है। जब भी उसके आसपास कोई एक्सीडेंट या ट्रेजेडी होने वाली होती है, वक्त अचानक कुछ मिनट पीछे चला जाता है। कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट। टाइम रिवर्स होने के बाद सातोरू को बस इतना पता करना होता है कि कहीं ना कहीं कोई मुसीबत होने वाली है। उसे सोर्स ढूंढना होता है और किसी की जान बचानी होती है, जिससे उस हादसे को रोका जा सके। इसी तरह एपिसोड का पहला रिवाइवल एक्टिवेट हो जाता है। अचानक सातोरू को महसूस होता है कि कुछ गलत है। जिस लड़के को उसने पहले भी क्रॉस किया हुआ होता है, उसे वापस वही दिखता है। इसका मतलब वो पीछे आ चुका है। वो आसपास देखना शुरू करता है। फिर उसे समझ आता है कि एक ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग पर ही कोलैप्स हो गया है और ट्रक सीधे एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रही है। अगला पल हीरोइज्म का नहीं, इंस्टिंक्ट का होता है। सातोरू उसको बचाने की कोशिश करता है और एक्सीडेंट को रोक देता है, लेकिन हर रिवाइवल उसके लिए आसान नहीं होता। कई बार किसी और की जान बचाने की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है। इस बार भी वही होता है और वो इंसिडेंट होते वक्त आयरी ने उसे देख लिया है। एक्सीडेंट रुक जाता है, बच्चा बच जाता है, लेकिन सातोरू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बेहोशी और होश के बीच एक छोटे से पल में हमें पहला फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बर्फ से ढकी हुई ठंडी सी दुनिया, एक अकेली लड़की। ये सीन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना हॉन्टिंग लगता है कि व्यूअर तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हॉस्पिटल में आयरी और सातोरू का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सातोरू घर लौटता है और वही हमें मिलती है उसकी माँ, साचिको फुजिनामा। सातोरू को पता चलता है कि वो कुछ दिन वही रुकने वाली है। साचिको शायद एपिसोड का सबसे इंप्रेसिव कैरेक्टर है। उनका बेटा अभी अभी एक्सीडेंट से निकला है, लेकिन वो पैनिक नहीं करती। वो सिचुएशन को काम माइंड से हैंडल करती है। सातोरू खुद भी मेंशन करता है कि साचिको आज भी लगभग वैसे ही दिखती है जैसे उसके बचपन में दिखती थी, लेकिन साचिको की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी ऑब्जर्वेशन पावर है। यहीं से एपिसोड का एक इमोशनल हार्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गए हैं। थोड़ी देर बाद दूसरा रिवाइवल एक्टिवेट हो जाता है। ये पहले रिवाइवल से ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस बार सातोरू को सोर्स ही नहीं मिल रहा। वो इधर उधर देख रहा है। उसे हर जगह बच्चे और बड़े साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेंजर कहाँ है ये उसे समझ ही नहीं आ रहा। तभी वो ये सब अपने मम्मी को बताता है। साचिको की नजर एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी एक छोटी सी लड़की को देख रहा होता है। बैकग्राउंड में क्रीपी म्यूजिक चल रहा होता है। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि शायद किडनैपिंग होने वाली है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। सुपरमार्केट वाले रिवाइवल के दौरान सातोरू पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था।
उसे महसूस तो हो रहा था कि कोई डेंजर आसपास है, लेकिन इस बार वो सोर्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। इसी बीच आयरी भी सुपरमार्केट पहुंच जाती है और कुछ ही देर में सिचुएशन नॉर्मल लगने लगती है। सातोरू मान लेता है कि शायद अननेसेसरीली टेंशन ले ली थी और रिवाइवल का रीजन खत्म हो चुका है, लेकिन साचिको ऐसा नहीं सोच रही थी। जबकि सातोरू और आयरी बात करते हुए उस इंसिडेंट को भूलने लगते हैं, साचिको के दिमाग में कार में बैठे उस आदमी का चेहरा और उसकी नजर बार बार घूम रही थी। उस शाम तीनों साथ में वक्त बिताते हैं। घर पर डिनर होता है। काफी वक्त बाद सातोरू के घर में एक हल्का और खुशनुमा माहौल नजर आता है। साचिको चुपचाप दोनों को ऑब्जर्व करती रहती है। उन्हें आयरी की सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी पसंद आती है। सातोरू और आयरी की बातों में जो नेचुरल कंफर्ट था, वो भी उनसे छुपा नहीं रहता। एक माँ की तरह वो दिल ही दिल में सोचती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सातोरू पहली बार काफी रिलैक्स नजर आ रहा था। साचिको के दिमाग में सुपरमार्केट वाला इंसिडेंट लगातार चल रहा है। वही दूसरी तरफ सातोरू एक लाइब्रेरी में गया है जहां वो पहले के इंसिडेंट्स पढ़ रहा है और यही से सातोरू के दिमाग में पुराने जख्म खुलने लगते हैं। उसे 18 साल पहले पुराना सीरियल किडनैपिंग और मर्डर केस याद आता है। वही केस जिसने कई बच्चों की जान ले ली थी। वही केस जिसमें उसकी क्लासमेट कायो हिनाजुकी भी विक्टिम बनी थी। हमें पता चलता है कायो वही लड़की है जो हमें पहले हॉस्पिटल के फ्लैशबैक में दिखाई गई थी। फ्लैशबैक में हम कायो को फिर देख सकते हैं, बर्फ से घिरी हुई, अकेली। सातोरू को गिल्ट महसूस होता है, ऐसा गिल्ट जो कई लोग अपने स्कूल के दिनों को याद करके महसूस करते हैं। कभी कभी हम सबको अपनी क्लास का कोई ऐसा बच्चा याद आता है जो हमेशा अकेला रहता था और बाद में लगता है कि शायद हम उसकी मदद कर सकते थे। सातोरू के लिए ये फीलिंग्स और भी पेनफुल है। वो अक्सर कहता कि वो अगर कायो को साथ में चलने के लिए कहता तो उसका मर्डर नहीं होता, क्योंकि कायो सिर्फ लोनली नहीं थी, वो मर्डर विक्टिम बन गई थी। पुराने किडनैपिंग केसेस को याद करते हुए सातोरू के दिमाग में एक और चेहरा उभर कर आता है। बचपन में जब सातोरू खुद एक अकेला और चुप रहने वाला बच्चा था, तब एक लड़का उन कुछ लोगों में से था जो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे। वो बच्चों के साथ बात करता था, उन्हें हंसाता था और कभी भी डरावना नहीं लगता था। सातोरू उसे यूकी यूकी कह के बुलाता था, लेकिन उसका असली नाम यूकी नहीं था, नाम था जुन शिरातोरी। हमें पता चलता है कि जब पुलिस ने उसे सीरियल मर्डर्स का कल्प्रिट डिक्लेयर किया, तब भी सातोरू के दिल में कहीं ना कहीं शक था। उसे हमेशा लगता था कि कहानी में कुछ मिसिंग है। केस क्लोज कर दिया गया था, सबने मान लिया था कि सच सामने आ चुका है और सातोरू भी रिग्रेट करने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ साचिको का शक अभी भी चल रहा है। इसी नॉर्मल सी शाम के बीच साचिको के दिमाग में सुपरमार्केट वाला इंसिडेंट लगातार चल रहा है। सुपरमार्केट वाला इंसिडेंट देखने के बाद उनके डाउट्स और स्ट्रांग होने लगते हैं। उन्हें याद आता है जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा था, शायद उसने किडनैपिंग करना छोड़ दिया, क्योंकि शायद वो उसे पहचानते हैं। घर लौटकर वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में जोड़ना शुरू करती है। उन्होंने पेपर का एक पीस लाया था जो उन्होंने अंदर आने से पहले टेबल पर रख दिया। एक एक पीस अपनी जगह पर बैठने लगता है। विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स, विटनेस, पैटर्न, और फिर अचानक साचिको को समझ आ जाता है। उस रात सुपरमार्केट वाले इंसिडेंट के बाद साचिको अकेली बैठी हुई थी, पुराने केस के बारे में सोच रही थी। उन्हें अपने बेटे की बात याद आ रही थी। सालों तक सातोरू कहता रहा कि यूकी शायद मर्डरर नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। केस बंद हो गया था, एक आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और असली किलर शायद आज भी आजाद घूम रहा है। ये सोचकर साचिको के दिल में एक बोझ सा महसूस होता है, जैसे वो अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिला पाई। वो सोचती है कि वो सातोरू से इस बारे में जरूर बात करेगी, जैसे एक सच इतने सालों तक सबकी नजरों के सामने छुपा रहा और कोई उसे देख नहीं पाया था। फिर अचानक उनके दिमाग में एक और ख्याल आता है। अगर उन्होंने सुपरमार्केट में जो देखा था उसका कनेक्शन उस पुराने केस से है, तो क्या किलर ने भी उन्हें देख लिया होगा? क्या उस आदमी को पता चल गया होगा कि साचिको उसके बारे में जानती है, सोच रही है? क्या उसे महसूस हो गया होगा कि कोई उसके सच के बहुत करीब पहुंच गया है? धीरे धीरे साचिको को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो अब भी आसपास मौजूद है, कोई ऐसा जो शायद उन्हें जानता है, जो ये भी जानता है कि साचिको ने कुछ देख लिया है।
लेकिन उन्हें यह बात किसी को बताने का मौका नहीं मिलता। जुन शिरातोरी असली किलर नहीं था। पुलिस ने गलत आदमी को अरेस्ट किया था। असली मर्डरर कोई और था, और सबसे डरावनी बात, वो मर्डरर आज भी आजाद घूम रहा है। साची को उसके आइडेंटिटी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो ये राज किसी और को बता नहीं पाती। उसी रात सब कुछ बदल जाता है। हम देखते हैं कि सातोरू की मम्मी को अभी स्टैब किया गया है। सातोरू घर लौट रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी कुछ ही सेकंड्स में टूटने वाली है। जैसे ही वो घर जा रहा होता है, वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने हैट पहनी हुई है। लेकिन जैसे वो उसके आंखों पर नजर डालता है, उसके आंखें लाल है और वो उन्हें पहचान जाता है। जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करता है, उसके कदम जम जाते हैं। वो उसके मम्मी से बात करते हुए अंदर जा रहा है, लेकिन फ्लोर पर साची को पड़ी होती है। खून हर तरफ फैला होता है। वो जैसे ही वो बॉडी को पलटता है, उसके हाथ में खून लग जाता है। बॉडी पर नाइफ देख के ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और उसी हैरानी में उसकी एक नेबर उसे देख लेती है। ये मिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि व्यूअर जानते हैं कि साची को सच के बहुत करीब पहुंच गई थी और अब वो हमेशा के लिए चुप करा दी गई है। बॉडी तक पहुंचने से पहले सातोरू ने एक आदमी की झलक देखी थी। हो सकता है किलर कोई अननोन स्ट्रेंजर नहीं है, वो कोई ऐसा इंसान है जो सातोरू के पास से जुड़ा है, कोई ऐसा जिसे उसने पहले देखा है लेकिन वो भाग चुका है। सातोरू की ये कंडीशन देखने के बाद नेबर को लगता है कि वही किलर है, उसने ही अपने मदर का मर्डर किया है। इसी के साथ पूरे सोसाइटी में पुलिस व्हीकल्स आ जाते हैं। सातोरू को सब भयानक लगने लगता है। उसे समझ जाता है कि अब वही विक्टिम बनके फंसने वाला है। सातोरू बहुत जोरों से दौड़ने लगता है, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म होता है, पुलिस के लिए पिक्चर क्लियर लग रही है। क्राइम सीन, खून, मरा हुआ विक्टिम और वहां मौजूद सातोरू। एक ही रात में वो अपने माँ को खो देता है और मर्डर सस्पेक्ट बन जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। हर तरफ से घिर चुका सातोरू सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक और मौका, बस एक और मौका। और तब रिवाइवल एक्टिवेट हो जाता है। अभी हमें बहुत ही सिनेमैटिक वे में पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए गए हैं। सातोरू भाग रहा है, लेकिन हमें बस उसके आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। दुनिया उसके आंखों के सामने बदल रही है। सब कुछ बहुत अलग सा लग रहा है, लेकिन वो भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है, और वो देखते ही उसके साथ साथ हम भी हैरान हो चुके हैं। वो जगह और कोई नहीं बल्कि स्कूल है, और हमें पता चलता है कि वो पहुंच चुका है 1988 में। सातोरू फिर से एक बच्चा बन चुका है, और यही हमें पॉइंट ऑफ व्यू वापस चेंज कर दिया जाता है। सातोरू बहुत छोटा है, 10 साल का है, और अपने बैग पहने हुए स्कूल के सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं कायो हिनाजुकी जिंदा है। एपिसोड यही खत्म होता है। सिर्फ 20 मिनट में सीरीज हमें सातोरू, आइरी, साचिको, कायो, जुन शिरातोरी और किलर से इंट्रोड्यूस कर देती है। रिवाइवल का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर देती है। ओरिजिनल मर्डर्स का मिस्ट्री सेट कर देती है। और ट्रस्ट मी, ये सब बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं लगता। बहुत ही एक्सपर्ट तरीके में 20 मिनट में हमें सब कुछ पता चल चुका है, और फिर से 18 साल पास्ट में फेंक देती है। अब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक रेस अगेंस्ट टाइम है। एक ऐसी दुनिया जहाँ हीरो को सिर्फ किलर नहीं ढूंढना, बल्कि उसे मर्डर होने से पहले रोकना भी है। उसके पास सेकेंड चांस है, लेकिन अब वो एक 10 साल के बच्चे के शरीर में फंसा हुआ है, जो उसे और भी मुश्किल बना देता है। और इसी बॉडी में उसे एक सीरियल किलर से टकराना है। ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लोग उसका भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन हम भूल नहीं सकते 10 साल के बच्चे के शरीर में अभी भी 29 ईयर्स के यंग लड़के का दिमाग दौड़ रहा है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।